आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MCQ अड्डा पे स्वागत है, वेलकम है। आज इस एपिसोड में 30 MCQ है करंट अफेयर्स पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी पीटी हो, सिविल सर्विस पीटी हो, चाहे एसएससी हो या स्टेट सिविल सर्विस हो या कहीं और भी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है ये। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। पहला सवाल है, वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचित है और पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इस गीत को 1950 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था और संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वंदे मातरम ने स्वदेशी आंदोलन 1905 सहित अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है और कौन नहीं है? पहला है केवल 1 और 2, दूसरा 1 और 3, तीसरा 2 और 3 और चौथा 1, 2, 3 ऑल। इसका सही जवाब है क्या, आप बताइए। सही जवाब है इसका ये बी, 1 और 3। 1 और 3 जो है कथन सही है, क्योंकि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचा गया पहली बार आनंद मठ 1982 में प्रकाशित हुआ। दूसरा गलत है, क्योंकि इसे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। यह संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, न ही इसे संविधान सभा के किसी प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया था। तीसरा कथन सही है, क्योंकि यह गीत स्वदेशी आंदोलन 1905 और स्वतंत्रता संग्राम के कई चरणों में प्रेरणास्रोत बना। दूसरा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय गीत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, संविधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा प्रदान करता है। दूसरा, नागरिकों पर राष्ट्रीय गान का सम्मान करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तीसरा, राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर के लिए कोई वैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। सवाल यह है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3 और चौथा 1, 2, 3 तीनों। तो ये इसका सही जवाब है बी, 2 और 3 सही है। पहला कथन गलत है। वंदे मातरम का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51A में केवल संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के सम्मान का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीय गीत का नहीं। कथन 2 सही है, क्योंकि संविधान राष्ट्रीय गान के सम्मान की स्पष्ट रूप से बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कथन तीसरा सही है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर को दंडनीय बनाने वाला कोई कानून नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 केवल ध्वज, राष्ट्रीय गान को कवर करता है। अब तीसरा सवाल, वंदे मातरम के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, घटना और उसके महत्व का मिलान सही है? 1875, पहले 1875 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया जाना। 1982 आनंद मठ में शामिल किया जाना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को प्रेरित करना। 1905 बंग भंग के दौरान इसे राष्ट्रीय गान घोषित करना। 1950 अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल करना। अब इसमें से कौन सा सही है, बताइए आप लोग। सही जवाब है बी, 1875 में वंदे मातरम की रचना अवश्य हुई थी, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे अपनाया नहीं गया था।
1882 में इसे आनंद मठ में शामिल किया गया और यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रेरक स्रोत बना। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये घोषणा वाक्य बना, लेकिन राष्ट्रीय गान नहीं था। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया, किंतु यह अनुच्छेद 51A या किसी संवैधानिक प्रावधान में उल्लेखित नहीं है। चौथा सवाल, तापतान ज्वालामुखी के गठन के लिए जिम्मेदार टेक्टोनिक परिवेश को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अच्छी तरह से समझाता है? पहला, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से उत्पन्न महाद्वीपीय चाप ज्वालामुखीयता। दूसरा, अरेबियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे मकरान आर्क के द्वारा सबडक्शन अधोबिलियन। तीसरा, लाल सागर रिफ्ट प्रणाली के साथ विभाज्य डाइवर्जेंट सीमा की ज्वालामुखीयता। चौथा, ईरानी पठार के नीचे अंतः महाद्वीपीय हॉटस्पॉट ज्वालामुखीयता। इसमें से कौन सा सवाल सही है? बी सही है। ये अरेबियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ मकरान आर्क के द्वारा सबडक्शन अधोबिलियन। तापतान ज्वालामुखी मकरान ज्वालामुखी आर्क में स्थित है, जहां अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और इसी सबडक्शन प्रक्रिया से मैग्मा उत्पन्न होता है। अन्य विकल्प अलग अलग ज्वालामुखी परिवेशों से संबंधित है। हिमालय क्षेत्र में प्लेट टकराव, लाल सागर में क्षेत्र में रिफ्टिंग हॉटस्पॉट ज्वालामुखीयता, जो तापतान के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। पांचवा प्रश्न, तापतान ज्वालामुखी को स्ट्रेटोवॉल्केनो यानी स्तरित ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस वर्गीकरण को सही रूप में दर्शाता है? ए, पूर्णतः तरल बेसाल्टिक लावा से बना हुआ जो चौड़े ढालनुमा शीर्ष ढलान पर आता है। राख, टफ और लावा की परतों के वैकल्पिक संचय से निर्मित, जिससे खड़ी ढलानों वाले शंकु बनते हैं। सी, एक ही विशाल विस्फोट से बना जिसे कैल्डेरा घटना कहते हैं। डी, पृथ्वी की पपड़ी में रेखीय दरारों के साथ मुख्यतः फिशर विस्फोटों द्वारा निर्मित। इसका सही जवाब कौन सा है? बी, राख, टफ्रा और लावा की परतों के वैकल्पिक संचय से निर्मित, जिससे खड़ी ढलानों वाले शंकु बनते हैं। स्ट्रेटोवॉल्केनो के वे ज्वालामुखी होते हैं जो राख, टफरा और सिलिका समृद्ध चिपचिपे लावा की वैकल्पिक परतों के संचय से बनते हैं। इन्हें खड़ी ढलानों वाला शंकुनुमा आकार मिलता है और इनमें विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अन्य विकल्प बेसाल्टिक शील्ड ज्वालामुखी, कैल्डेरा विस्फोट, फिशर इरप्शन, स्ट्रेटोवॉल्केनो की ये विशेषताएं नहीं है। अब छठा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तापतान ज्वालामुखी में लगभग 7 लाख बरस बाद देखी गई भूतापीय पुनर्सक्रियता निम्नलिखित में से किस बात का संकेत देती है? पहला, यदि किसी ज्वालामुखी का अंतिम विस्फोट 1 लाख बरस से अधिक पुराना हो तो उसका पुनः सक्रिय होना असंभव है। निष्क्रियता यह अर्थ विलुप्त होना नहीं है, लंबे समय से शांत ज्वालामुखी भी पुनः सक्रिय हो सकते हैं। तीसरा, फ्यूमेरोल धूमछिद्र की उपस्थिति किसी बड़े विस्फोट की तात्कालिक संभावना को सिद्ध करती है। डी, सबडक्शन जोन वाले ज्वालामुखी 10,000 बरस से अधिक निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? ये बी है। निष्क्रियता का अर्थ विलुप्त होना नहीं है, लंबे समय से शांत ज्वालामुखी भी पुनः सक्रिय हो सकते हैं। डोरमेंसी एक्सटिंक्शन के बराबर नहीं है, अर्थात निष्क्रिय होना यह सिद्ध नहीं करता कि ज्वालामुखी हमेशा के लिए मृत हो गया है। अनेक ज्वालामुखी लाखों वर्षों बाद भी पुनः सक्रिय हो सकते हैं, विशेषकर सबडक्शन जोन में स्थित ज्वालामुखी। फ्यूमेरोल की उपस्थिति गतिविधि का संकेत देती है, परंतु तत्काल बड़े विस्फोट की भविष्यवाणी नहीं करती। सातवां सवाल, तापतान ज्वालामुखी में हाल के विस्फोटों की अनुपस्थिति के बावजूद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसकी सततता भूतापीय और ज्वालामुखीय सक्रियता का सबसे प्रबल संकेत देती है?
ए बर्फ से ढके ऊंचे ज्वालामुखी शंकु की उपस्थिति, बी शिखर क्षेत्र के आसपास गर्म झरने, फ्यूमेरोल धूम छिद्र और सल्फर गैसों का उत्सर्जन, आधार क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा प्रवाह की उपस्थिति, डी ईरानी पठार के शुष्क जलवायु क्षेत्र में स्थित होना। सही जवाब कौन सा है? इसमें भी बी ही है। शिखर क्षेत्र के आसपास गर्म झरने, फ्यूमेरोल यानी धूम छिद्र और सल्फर गैसों का उत्सर्जन। फ्यूमेरोल सल्फर जमाव और हाइड्रोथर्मल वेंट्स सक्रिय भूतापीय प्रणाली के प्रमुख संकेतक हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि ज्वालामुखी संभावित रूप से सक्रिय है, भले ही हाल में कोई विस्फोट न हुआ हो। अन्य विकल्प बर्फ का होना, पुराने बेसाल्टिक प्रवाह या शुष्क जलवायु ज्वालामुखी की वर्तमान सक्रियता साबित नहीं करते। प्रश्न 8, तापतान की मैग्मा प्रकार को एंडेसाइटिक बताया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है? ए कम सिलिका वाला मैग्मा जो शांत प्रवाही विस्फोट उत्पन्न करता है, बी अत्यंत द्रव मैग्मा जो महासागरीय हॉट स्पॉट में सामान्यतः पाया जाता है, सी मध्यम से उच्च सिलिका युक्त मैग्मा जिसके कारण विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, डी लौह समृद्ध मैग्मा जो मुख्यतः काले रेत के निक्षेप उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा जवाब सही है? ये सी है, मध्यम से उच्च सिलिका युक्त मैग्मा जिससे कारण विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। एंडेसाइटिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका अधिक यानी मैग्मा की सांद्रता यानी विस्कोसिटी अधिक, गैसें आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यह पर इस प्रकार के ज्वालामुखी सबडक्शन जोन में पाए जाने वाले स्ट्रेटोवोल्केनो की विशेषता है। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखे थोड़ा इसे। 9वां सवाल, मकरान क्षेत्र में तापतान ज्वालामुखी का भूवैज्ञानिक महत्व क्यों है? पहला, ये एक विवर्तनिक विभाज्य सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री पर स्थित है जहां नया महासागरीय क्रस्ट बनता है। यह ऐसे क्षेत्र में गिने चुने सक्रिय ज्वालामुखी केंद्रों में से एक है जो प्रायः भूकंप और सबडक्शन संबंधी खतरों से प्रभावित रहता है। सी, यह ईरानी पठार में हॉट स्पॉट ज्वालामुखीता का एकमात्र उदाहरण है। डी, यह हर बरस विस्फोट करता है और ईरान के भूतापीय ऊर्जा ग्रिड में प्रमुख योगदान करता है। इसका जवाब है, सही जवाब बी है। यह ऐसे क्षेत्र में गिने चुने सक्रिय ज्वालामुखी केंद्रों में से एक है जो प्रायः भूकंप और सबडक्शन संबंधी खतरों से प्रभावित रहता है। मकरान क्षेत्र मुख्यतः सबडक्शन, भूकंप और सुनामी सृजनशील खतरों के लिए जाना जाता है। तापतान इस क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, इसलिए इसका पुनः सक्रिय होना वैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्प विवर्तनिक रिफ्ट, हॉटस्पॉट ज्वालामुखीता, वार्षिक विस्फोट तापमान के संदर्भ में सही नहीं है। और 10वां सवाल, भारत के कपास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत विश्व में सबसे बड़े कपास खेती क्षेत्र का मालिक है, लेकिन उसकी उत्पादकता विश्व औसत से काफी कम है। बी, भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन करता है। सी, भारत की कपास उत्पादकता विश्व औसत से लगभग 4 गुना अधिक है। इसमें से कौन सा सही है? ए सही है, केवल एक। कथन एक सही है। भारत के पास विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा है, लेकिन उसकी उत्पादकता लगभग 450 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जो कि वैश्विक औसत 2000 किलोमीटर पर हेक्टेयर से बहुत कम है। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत का वैश्विक कपास उत्पादन में हिस्सा लगभग 23.8% है, न कि 40% है। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत की उत्पादकता विश्व औसत से बहुत कम है, अधिक नहीं है। कस्तूरी कॉटन भारत का पहल भारतीय कपास को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके उद्देश्यों का सही प्रतिनिधित्व करता है?
पहला, उच्च उपज के लिए जीएम कपास किस्मों का प्रोत्साहन। बी, भारतीय कपास का वैश्विक ब्रांडिंग, जिसे मिस्र की गीजा और अमेरिकी सुपीमा जैसे प्रीमियम किस्मों को समक्ष स्थापित करना, साथ ही ट्रेसेबिलिटी को एकीकृत करना। सी, कपास धागे के लिए सब्सिडी आधारित निर्यात प्रोत्साहन करना, पूरे भारत में केवल जैविक ऑर्गेनिक कपास उत्पादन को अनिवार्य बनाना। इसका सही जवाब है बी, भारतीय कपास का वैश्विक ब्रांडिंग, जिसे मिस्र की गीजा और अमेरिकी सुपीमा जैसे प्रीमियम किस्मों को समक्ष स्थापित करना, साथ ही ट्रेसेबिलिटी को एकीकृत करना। कस्तूरी कॉटन भारत पहल के मुख्य उद्देश्य है भारतीय कपास को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, इसे इजिप्टियन गीजा और अमेरिकन सुपीमा जैसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के बराबर पहचान दिलाना, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को शामिल करना, जिससे संपूर्ण वैल्यू चेन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। यह पहल जिम बीजों के प्रचार, सब्सिडी आधारित निर्यात प्रोत्साहन या पूरे भारत में अनिवार्य ऑर्गेनिक कपास से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी अपनी क्षेत्रीय उद्देश्य के साथ सही रूप से मिलाई गई है? पहला, पीएम मित्रा पार्क, हैंडलूम श्रमिकों के कौशल विकास। बी, समर्थ योजना, टेक्सटाइल क्षेत्र में प्लेसमेंट लिंक स्किलिंग। सी, एटअप्स, रेशम अनुसंधान को बढ़ावा देना। डी, सिल्क समृद्धि, जूट आधारित तकनीकी वस्त्रों का विकास। इसमें से कौन सा सवाल का जवाब सही है? बी, समर्थ योजना, टेक्सटाइल क्षेत्र में प्लेसमेंट लिंक स्किलिंग। समर्थ योजना टेक्सटाइल कार्यबल के लिए प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रदान करती है। सही है। पीएम मित्रा पार्क एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने संबंधित है, न कि हैंडलूम कर्मियों की स्किलिंग से। एटअप्स, अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, टेक्सटाइल उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देती, न कि रेशम अनुसंधान को। सिल्क समृद्ध, रेशम के विकास और विस्तार संबंधित है, न कि जूट आधारित तकनीकी वस्त्रों से। तेरहवां सवाल, भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, यह क्षेत्र जीडीपी के लगभग 5% और निर्यात में 20% का योगदान करता है। बी, यह क्षेत्र जीडीपी में 2.3% का योगदान करता है, भारत के कुल निर्यात का 12% हिस्सा है। तीसरा, भारत उत्पादन हिस्सेदारी के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। डी, भारत की घरेलू खपत कुल टेक्सटाइल मांग का 50% से कम है। सही जवाब है ये, इसमें भी बी है। यह क्षेत्र जीडीपी में 2.3% का योगदान करता है और भारत के कुल निर्यात का 12% हिस्सा है। टेक्सटाइल क्षेत्र जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल निर्यात में 12% योगदान देता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, लगभग 23.8% उत्पादन, इसलिए विकल्प सी गलत है। भारत की टेक्सटाइल मांग का लगभग 80% घरेलू खपत है, जो 50% से काफी अधिक है, इसलिए विकल्प डी गलत है। विकल्प ए के आंकड़े भी प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। फाइव एफ विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, निम्नलिखित में से किस नीति लक्ष्य के साथ सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है? ए, 100% जैविक ऑर्गेनिक कपास उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, खेती से लेकर निर्यात तक एकीकृत मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करना। सी, कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करना। भाग टेक्सटाइल आयात को 0 तक कम करना। सही जवाब इसका है बी, खेती से लेकर निर्यात तक एकीकृत मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करना। 5A विजन का उद्देश्य कपास टेक्सटाइल क्षेत्र में पूरी वैल्यू चेन को जोड़ना है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन एंड एक्सपोर्ट। यह उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, डिजाइन, निर्यात के बीच में सिलसिलेवार समन्वय को दर्शाता है। अन्य विकल्प 100% ऑर्गेनिक उत्पादन, एमएसपी वृद्धि, आयात शून्य करना 5A विजन से सीधे संबंधित नहीं है।
भारत की वस्त्र टेक्सटाइल की प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रस्तावित कॉटन प्रोडक्टिव मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत की कपास उपज पहले से ही विश्व औसत से अधिक है, इसलिए अब विविधीकरण की आवश्यकता है। भारत विश्व में सबसे बड़े कपास क्षेत्र का उपयोग करता है, लेकिन उसकी उत्पादकता सबसे कम में से एक है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। वैश्विक कपास कीमतें केवल भारत के उत्पादन द्वारा निर्धारित होती है। भारत के सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में प्रिसीजन फार्मिंग का व्यापक उपयोग होता है। इसका सही जवाब बताइए क्या है? बी, भारत विश्व में सबसे बड़े कपास क्षेत्र का उपयोग करता है, लेकिन उसकी उत्पादकता सबसे कम में से एक है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा कपास खेती क्षेत्र है, लगभग 40%, लेकिन इसकी उत्पादकता केवल 450 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कम उत्पादकता के कारण भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है, इसलिए उत्पादकता बढ़ाने का मिशन अत्यंत आवश्यक है। अन्य विकल्प गलत है। भारत की उपज विश्व औसत से कम है, अधिक नहीं। विश्व वैश्विक कीमतें केवल भारत से तय नहीं होती। प्रिसीजन फार्मिंग अभी भारत में सीमित स्तर पर ही उपयोगी होती है, गलत। भारत में राष्ट्रीय छात्र दिवस नेशनल स्टूडेंट डे की उत्पत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से समझाता है? 2007 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कलाम के राष्ट्रपति पद का सम्मान करने के लिए घोषित किया गया था। 2010 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक शांति में कलाम के योगदान को स्मरण करने हेतु स्थापित किया गया था। सी, भारत सरकार ने 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित करने घोषित किया गया था। डी, इसे भारत के राष्ट्रपति ने 2015 में कलाम के निधन के बाद घोषित किया गया था। सही जवाब है इसका सी, इसे भारत सरकार ने 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को चिन्हित करने के लिए घोषित किया था। राष्ट्रीय छात्र दिवस भारत सरकार द्वारा 2010 में घोषित किया गया था। यह दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मतिथि 15 अक्टूबर को समर्पित है। यह न तो यूनेस्को की घोषणा है, न ही राष्ट्रपति द्वारा 2015 में जारी कोई घोषणा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विद्यार्थियों के बारे में दर्शन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, विद्यार्थियों को आधारभूत कौशल मजबूत करने के लिए रटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बी, विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास का स्तंभ है और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नवाचार को विकसित करना चाहिए। सी, विद्यार्थियों को नेतृत्व भूमिकाओं के बजाय केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तक सीमित रहना चाहिए। डी, राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भागीदारी केवल उनकी औपचारिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही होनी चाहिए। इसका सही जवाब है बी, विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास के स्तंभ है, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नवाचार को विकसित करना चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि छात्र भारत की प्रगति की नींव है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, नैतिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का विकास अत्यंत आवश्यक है। वे छात्रों को राष्ट्र निर्माण का केंद्र मानते थे, केवल अकादमिक सीमाओं तक बंधा हुआ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके योगदानों का सही मिलान प्रस्तुत करता है? भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। श्वेत क्रांति के जनक और इसरो के संस्थापक। भारत की मिसाइल परमाणु पोखरण 2 सहित में प्रमुख भूमिका निभाई और प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। जीएसटी सुधारों का नेतृत्व किया और मेक इन इंडिया शुरू किया। इसका सही जवाब है सी, भारत की मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पोखरण 2 सहित में प्रमुख भूमिका निभाई और प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम भारत की मिसाइल कार्यक्रम अग्नि पृथ्वी के प्रमुख व्यक्तित्व थे। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडिया 2020 में जैसे प्रसिद्ध प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। अन्य विकल्पों में उल्लेखित उपलब्धियां: हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीएसटी मेक इन इंडिया समकालीन सरकार की पहले हैं।
केवल विकल्प सी सही है। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय छात्र दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला, इस दिन डॉक्टर कलाम को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है जो छात्रों के प्रति उनका आजीवन समर्पण का सम्मान करती है। तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व युवा कौशल दिवस के साथ मेल खाता है। चौथा, इस दिन भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था। सही जवाब है इसका बी। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है जो छात्रों के प्रति उनके आजीवन समर्पण का सम्मान करती है। 15 अक्टूबर डॉक्टर कलाम की जन्मतिथि है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय छात्र दिवस घोषित किया है क्योंकि डॉक्टर कलाम का मानना था कि छात्र ही राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इसे विकल्प भी सही है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर सामान्यतः कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है? पहला, डॉक्टर कलाम की मिसाइल योगदान की स्मृति में रक्षा परेड। दूसरा, इंटरेक्टिव शैक्षणिक सत्र, नेतृत्व कार्यशालाएं और छात्र नवाचार प्रतियोगिताएं। सी, सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश। डी, सभी शैक्षणिक संस्थानों में विंग्स ऑफ फायर का अनिवार्य पठन। सही जवाब है इसका बी, इंटरेक्टिव शैक्षणिक सत्र, नेतृत्व कार्यशालाएं और छात्र नवाचार प्रतियोगिताएं। राष्ट्रीय छात्र दिवस पर विभिन्न शैक्षणिक और प्रेरणादायक गतिविधियां आयोजित की जाती है जैसे इंटरेक्टिव सेमिनार, नेतृत्व एवं स्किल वर्कशॉप, नवाचार व स्टार्टअप आधारित चुनौतियां, प्रेरक व्याख्यान। यह दिन परेड, सार्वजनिक अवकाश या अनिवार्य पुस्तक पठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर एपीजे कलाम के 2015 में देहांत को किस प्रतीकात्मक कारण के लिए याद किया जाता है? पहला, उनका देहांत डीआरडीओ में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान हुआ। दूसरा, वे छात्रों के व्याख्यान देते समय चल बसे जो उनके शिक्षा समर्पित जीवन का प्रतीक है। तीसरा, उनका देहांत राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान हुआ। डी, एक परमाणु निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते समय चल बसे। सही जवाब है डी, वे छात्रों को व्याख्यान देते समय चल बसे जो उनकी शिक्षा समर्पित जीवन का प्रतीक है। डॉक्टर कलाम का निधन IIM शिलांग में 2015 में हुआ जब वे छात्रों के व्याख्यान दे रहे थे। यह उनकी युवाओं, शिक्षा, ज्ञान और प्रेरणा के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता का अत्यंत गहरा और प्रतीकात्मक चिन्ह माना जाता है। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ICS ढांचे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, ICS सूची 2015 में SDG कल्चरल प्रोटेक्शन चार्टर के तहत बनाई गई थी। 2, यह केवल उन प्राचीन अनुष्ठानों को मान्यता देती है जो अब प्रचलित नहीं है परंतु पुरातात्विक महत्व रखते हैं। सी, भारत के वर्तमान में 25 से अधिक तत्व सूचीबद्ध है जिसमें छठ पूजा भी शामिल है। डी, ICS सूची 2003 के कन्वेंशन के तहत 2008 में स्थापित की गई थी और इसमें समुदायों के जीवित सांस्कृतिक परंपराएं शामिल होती हैं। सही जवाब है डी, ICS सूची 2023 कन्वेंशन के तहत 2008 में स्थापित की गई थी और इसमें समुदायों के जीवित सांस्कृतिक परंपराएं शामिल होती है। ICS सूची 2008 में लागू हुई थी और यह 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज पर आधारित है। ये जीवित सांस्कृतिक परंपराओं जैसे नृत्य, त्योहार, शिल्प, लोक संगीत को मान्यता देती है, न कि लुप्त हो चुकी परंपराओं को। भारत के 15 तत्व सूचीबद्ध है, छठ पूजा अभी शामिल नहीं है। SDG कल्चरल प्रोटेक्शन चार्टर नामक कोई ढांचा मौजूद नहीं है। तीसवां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता छठ महापर्व को प्रमुख हिंदू त्योहारों में विशिष्ट बनाती है? ए, एकमात्र हिंदू त्योहार है जो केवल चंद्र देवताओं को समर्पित है। बी, इसमें अस्ताचलगामी डूबते और उदयाचलगामी उगते सूर्य को दोनों को अर्घ्य दिया जाता है जो प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है। यह केवल बिहार में मनाया जाता है, इसका कोई प्रवासी या डायस्पोरा प्रभाव नहीं है। इसमें मंदिर आधारित पूजा को मुख्य अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है।
इसका सही जवाब है बी। इसमें अस्ताचलगामी डूबते और उदयाचलगामी उगते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, जो प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है। छठ महापर्व की सबसे विशिष्ट विशेषता है संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त, उषा अर्घ्य, सूर्योदय दोनों का अर्पण। यह द्वैत पूजा पद्धति अन्य हिंदू त्योहारों में दुर्लभ है। यह सूर्य उपासना से जुड़ा है, न कि चंद्र उपासना से। यह केवल बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे भारत तथा वैश्विक प्रवासी समुदायों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। छठ की पूजा प्रायः नदियों, तालाबों और प्राकृतिक जलाशयों पर होती है, मंदिरों में नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन छठ महापर्व के सांस्कृतिक महत्व का सही वर्णन करता है? यह मुख्य रूप से इंद्र अग्नि को समर्पित एक फसल उत्सव है। यह नदी आधारित अनुष्ठानों के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना को सुदृढ़ करता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन को दर्शाता है। सी, ये केवल पुजारी वर्ग द्वारा कठोर अनुष्ठानिक मानदंडों के कारण मनाया जाता है। डी, ये पुराणों में वर्णित सूर्य के अंधकार पर विजय का उत्सव है। इसका सही जवाब है बी। यह नदी आधारित अनुष्ठानों के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना को सुदृढ़ करता है, जो पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाता है। छठ पूजा स्वच्छता, नदी संरक्षण, प्रकृति के प्रति सम्मान और पारिस्थितिकी संतुलन पर विशेष बल देती है। यह समावेशी त्योहार है, सभी जातियों और समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह न तो इंद्र अग्नि संबंधित फसल उत्सव है, न ही किसी पौराणिक युद्ध या सूर्य की विजय की कथा पर आधारित है। इसका मूल संदेश मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छठ के अनुष्ठानों के कर्म को सही रूप से दर्शाता है? पहला, ए खरना, फिर नहाय खाए, फिर सांध्य अर्घ्य, उषा अर्घ्य। बी, नहाय खाए, सांध्य अर्घ्य, खरना, उषा अर्घ्य। तीसरा, नहाय खाए, फिर खरना, फिर सांध्य अर्घ्य, फिर उषा अर्घ्य। डी, सांध्य अर्घ्य, फिर खरना, फिर नहाय खाए, फिर उषा अर्घ्य। इसका सही जवाब है सी, नहाय खाए, फिर खरना होता है, फिर सांध्य अर्घ्य होता है, फिर उषा अर्घ्य होता है। ये 4 दिन चलता है। छठ पूजा 4 दिनों में निम्न क्रम से संपन्न होती है। पहला, नहाय खाए, शुद्धिकरण और विशेष भोजन। खरना दूसरा दिन भर निर्जला व्रत, शाम को प्रसाद। तीसरा, सांध्य अर्घ्य, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य। चौथा, उषा अर्घ्य, उदय होते सूर्य को अर्घ्य। यह क्रम इस छठ महापर्व के पारंपरिक और मानवानुष्ठानों का सटीक अनुक्रम है। यदि पहला नेक्स्ट सवाल, यदि छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज में सूची में शामिल किया जाता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? ए, इससे सभी भारतीय राज्यों के लिए छठ समारोहों को वित्तीय सहायता देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा। बी, इससे त्योहार के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी नदियों को स्वतः पर्यावरण संरक्षण का दर्जा मिल जाएगा। सी, इससे वैश्विक पहचान मिलेगी, भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होगी और सतत सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डी, इससे भविष्य के संरक्षण हेतु त्योहार को संरक्षिता यूनेस्को को हस्तांतरित की जाएगी। इसका सही जवाब है सी, इससे वैश्विक पहचान मिलेगी, भारत को सॉफ्ट पावर मजबूत होगी और सतत सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को की ऐसी सूची में शामिल होने से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मान्यता मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर मजबूत होगी, सांस्कृतिक पर्यटन और सामुदायिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह तो राज्यों पर कानूनी अनिवार्यता लगाता है, न ही नदियों को स्वतः कानूनी संरक्षण देता, न ही किसी परंपरा को संरक्षिता यूनेस्को को हस्तांतरित की जाती है। 27वां सवाल, बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये प्रतिमाएं अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित बामियान घाटी के बलुआ पत्थर सैंडस्टोन की चट्टानों को घेरी गई थी। दूसरा, ये गांधार बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, जिनमें हेलेनिस्टिक यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा, ये प्रतिमाओं को 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया था, कई दशक बाद जब यूनेस्को ने स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। ऊपर में से तीनों में से कौन सा सही है?
ए सही है, 1 और 2। कथन 1 और 2 सही है। बामियान बुद्ध विशाल प्रतिमाएं बलुआ पत्थर सैंडस्टोन की चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। यह गंधार कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें ग्रीक रोमन हेलेनिस्टिक शैली और बौद्ध तत्वों का प्रभावशाली मिश्रण मिलता है। कथन तीसरा गलत है। प्रतिमाएं 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट की गई, लेकिन यूनेस्को ने बामियान घाटी को विश्व विरासत स्थल 2003 में घोषित किया, अर्थात विनाश के बाद, न कि उसके कई दशक पहले। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वे मध्य एशिया में ज्ञात सबसे प्रारंभिक हिंदू शिलाखंड निर्मित मूर्तियां थी। वे सिल्क रोड के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थित थी और बौद्ध धर्म के मध्य एशिया में प्रसार का प्रतीक थी। तीसरा, वे मौर्य काल में सम्राट अशोक के संरक्षण में निर्मित की गई थी। डी, वे प्राचीन कुषाण सैन्य मार्ग के किलेबंद प्रहरी टावरों के रूप में उपयोग की जाती थी। सही जवाब है इसका बी। वे सिल्क रोड के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थित थी और बौद्ध धर्म के मध्य एशिया में प्रसार का प्रतीक थी। बामियान घाटी सिल्क रोड के महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थी, जहां से विभिन्न व्यापारिक और सांस्कृतिक धाराएं गुजरती थी। यहां स्थित विशाल बुद्ध प्रतिमाएं बौद्ध धर्म के मध्य एशिया और उससे आगे प्रसार का प्रतीक मानी जाती है। विकल्प ए गलत है, ये बौद्ध मूर्तियां बौद्ध थी, न हिंदू नहीं। विकल्प सी गलत है कि इसका निर्माण अवधि कुषाण काल से संबंधित मानी जाती है, अशोक के शासन से। विकल्प डी गलत है क्योंकि ये धार्मिक प्रतिमाएं थी, सैन्य प्रहरी टावर नहीं थी। उनतीसवां सवाल, बथुकम्मा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 9 दिनों तक चलने वाला पुष्प उत्सव है जिसे मुख्य रूप से दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। दूसरा, बथुकम्मा की व्यवस्था प्रारंभिक रूप से मौसमी औषधीय गुणों वाले फूलों से तैयार की जाती है। तीसरा, ये उत्सव देवी पार्वती को समर्पित है और पुनर्जनन एवं जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है। चौथा, इसे तेलंगाना का राज्य उत्सव स्टेट फेस्टिवल के रूप में आधिकारिक रूप मान्यता प्राप्त है। इसमें से कौन सा कथन सही है? डी सही है, सभी कथन सही है। कथन 1 सही है, बथुकम्मा एक 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है जो दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। कथन 2 सही है, बथुकम्मा का प्रारंभिक रूप से मौसमी सुगंधित औषधीय गुणों वाले फूलों जैसे गुलमाला, गाले, टैक्टस आदि से तैयार किया जाता है। कथन तीसरा सही है, यह देवी पार्वती गौरी को समर्पित है जो और जीवन, उर्वरता और पुनर्जनन का प्रतीक है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है मां जीवन पाओ। कथन 4 सही है, तेलंगाना सरकार ने बथुकम्मा को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित किया है। अब अंतिम सवाल पे आते हैं। बथुकम्मा उत्सव के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी महत्व का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह कृष्णा नदी बेसिन में संबंधित नदी देवियों को उपासना हेतु 9 दिनों के व्रत पर आधारित उत्सव है। बी, यह केवल मंदिर अनुष्ठानों के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करता है। सी, यह पुष्प सज्जाओं और सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, प्रकृति या मौसमी जैव विविधता के सामंजस्य का उत्सव मनाता है। डी, यह कृषि फसल कटाई की शुरुआत का उत्सव है और इसमें केवल उर्वरता का प्रतीक कमल फूलों का उपयोग अनिवार्य है। इसका सही जवाब है डी, यह कृषि फसल कटाई की शुरुआत का उत्सव है, इसमें केवल उर्वरता का प्रतीक कमल फूलों का उपयोग अनिवार्य है। बथुकम्मा और तेलंगाना का प्रमुख पुष्प उत्सव है जो प्रकृति, जैव विविधता, महिलाओं की सामाजिक भूमिका और सामुदायिक एकता के समन्वय का प्रतीक है। इसमें औषधीय गुणों वाले मौसमी फूलों का उपयोग किया जाता है जो पारिस्थितिकी जागरूकता को दर्शाते हैं। यह व्रत आधारित उत्सव नहीं है, इसमें केवल कमल या किसी एक ही प्रकार के फूल की अनिवार्यता नहीं है। ये किसी चक्र से जुड़ा है तो है, लेकिन फसल कटाई का उत्सव नहीं है। तो आज वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे कंटेंट।
ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के उपयोगी है। इसे जो इंग्लिश में समझते हैं वो अपना वीडियो पॉज करके ये करें, आगे बढ़ें और प्रैक्टिस करें और इसे नोट करें। उम्मीद है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल MCQ अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।